हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इतिहास के पिछले हमने कुछ लेक्चर्स में जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स थे लूसेंट के, चूँकि अब एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं तो हमें रिवीजन करना है। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके लिए ट्रिक्स देखें, जल्दी जल्दी से मेन पॉइंट्स को पढ़ें। जो भी रेड वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं जिनको जिनको अंडरलाइन कराऊंगा उसको प्लीज़ अंडरलाइन करने चलता। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ध्यान से ये पूरा वीडियो देखना है, बहुत लंबा नहीं होगा, आपको परेशान नहीं होना है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, एक भी फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य के पहले मैंने लगभग 6-7 हिस्ट्री के वीडियो बनाए हैं। आपको लूसेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आई बटन पे दबाने पे। यहाँ ऊपर में आई बटन जो है उसको दबाएंगे 3 डॉट्स पे तो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके लूसेंट की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है यहाँ, तो हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। करंट अफेयर्स से होके सारी चीज़ PDF जो भी मैंने दिए हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त जो है सबसे पहले आते कहाँ से है, इनके बारे में हम बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय जो था 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। और इसका संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त के पास इसके उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए हैं। और चूंकि मैंने BHU से इसी सब्जेक्ट से अपना ऑनर्स किया है, इसलिए इस पे बहुत अच्छी पकड़ है मेरी। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत जल्द अब ख़त्म भी होने वाला है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूंगा, तो रोज़ देखिए 9 बजे हिस्ट्री का टाइम है, सुबह के 9 बजे। याद रखिए 9 बजे, किसी भी दिन आप लोग मिस मत करो। याद रखो, ध्यान रखो। गुप्त वंश का सबसे महानतम शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। ये बैठता कब है, ये दिन आपको याद रखना है, डेट 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठता। और लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से ये विवाह करता है। और इसके उपलक्ष्य में इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। प्लीज़ तीनों को अंडरलाइन कर दो, 320, कुमार देवी और महाराजा धीराज। ये अपने वंश का पहला ऐसा राजा होता है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। इसी के राजा बनने के उपलक्ष्य में 319-20 में गुप्त संवत की शुरुआत हुई। हाँ, एक चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मैं हिंदी इंग्लिश अब साथ मिला रहा हूँ। जैसे मैं ये चैप्टर आपको अभी हिंदी में पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसी चीज़ को इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो परेशान ना हो, प्लीज़ परेशान ना हो। अगर मैं दोनों अलग अलग लाऊंगा ना, तो भरोसा मानो मुझे दोगुना टाइम लगेगा, आप लोगों को भी बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश एक साथ पढ़ो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गुप्त संवत कब आया है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। कुछ इंस्ट्रक्शन समझाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट भी पढ़ाता हूँ, आपको पता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि बहुत प्रतापी शासक हुआ है। इसको प्लीज़ याद करिएगा कि इसने उत्तर पथ मतलब उत्तर के 9 शासक और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित कर दिया। इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। ठीक है, किसका उपासक था? विष्णु का। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। प्लीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि उसका जो कॉइन्स था ना, सिक्का, उस पर उसे वीणा वादन बजाते हुए, वीणा आप समझ रहे हैं जो सरस्वती जी के हाथों में रहता है, दिखाया गया है। तो इतनी चीज़ें। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया है वो 2-4 फैक्ट ही हैं, 2-4 नाम ही हैं। जैसे समुद्रगुप्त हुआ, तो आपको ये याद रखना है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, कविराज भी कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय भी प्रतापी शासक होता है। समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं प्लीज़ याद रखिएगा। द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहयान आता है। अब मैं आपको यहाँ ट्रिक दूंगा। ट्रिक ये है, मैंने बहुत पहले बताया था, वेन सांग, इसका नाम ह से आता है, तो ये हर्षवर्धन माने ह वाले नाम में आया है। दूसरा है फाहयान, तो इसके नाम में ह नहीं आता है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में राज करने आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? याद आपको यहाँ एक और फैक्ट देखना है। चीनी यात्री बौद्ध फाहयान हो गया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त था। क्या नाम था? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त
ये आप जानते हैं। और स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पूर्णाधार मतलब कि उसे रिनोवेशन किसने कराया? स्कंद गुप्त ने। प्लीज़ याद रखिएगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय वाली बात बहुत बार पूछा गया है। इन सब चीज़ों को प्लीज़ दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ आप लोग प्लीज़ अंडरलाइन करो, इससे आपका ही भला होगा। मैंने तो कई बार ये किताबें पढ़ी हैं, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। देखिए सौराष्ट्र में मतलब गुजरात का इलाका, वहाँ पे सुदर्शन झील को इसने बनवाया। अब चीज़ को लिंक करिए, और किसके थ्रू करवाया? तो पर्णदत्त उसका एक मतलब मंत्री, छोटा सा कह सकते हैं ना, एक सचिव टाइप था, उसको वहाँ नियुक्त किया था। उसने ही वो जीर्णोद्धार कराया था। स्कंद गुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। ठीक है, स्कंद गुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ और अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। गुप्त साम्राज्य की सबसे प्रादेशिक इकाई जो थी वो थी देश। अब देखिए मैंने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, आप समझ रहे हो ना, जैसे राज्य होता है, फिर उसके बाद जिले होते हैं, मंडल, अनुमंडल, इस तरीके की बातें यहाँ भी बटी हुई थी। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई देश था। अब देश के हेड को आपको कैसे याद करना है, इतना सारा टर्म होगा। देश का हेड गोप्ता, ठीक है, देश का हेड गोप्ता। 4 बार मेरे साथ बोलो, देश का हेड गोप्ता। 4 बार, देश का हेड गोप्ता, देश का हेड गोप्ता। और उसके बाद दूसरी जो प्रोविंस थी उसको कहते थे भुक्ति। क्या थी? भुक्ति। और भुक्ति का जो हेड था उसको कहते थे ऊपरी। तो आप पेन से भुक्ति को ऐसे जोड़ दो और देश को ऐसे जोड़ दो। मेरा भरोसा करो आपको ये हमेशा याद रहेगा। और आप जब रिवीजन करोगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत फास्ट रिवीजन होगा। आपको सिर्फ यहाँ देखना होगा, देश को गोप्ता, भुक्ति को ऊपरी। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। ठीक है, भुक्ति के नीचे क्या होता था? विषय, और विषय के हेड विषयपति। ये आपको इजीली याद हो जाएगा। पुलिस विभाग का प्रमुख दंडपाशिक कहलाता था। अब दंड कौन देगा, इसको कनेक्ट करो, प्लीज़ कनेक्ट करो, आप अपने दिमाग से सोचो। अभी दंड देगा दंडपाशिक। अगला है पुलिस विभाग ने साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। अब साधारण कर्मचारियां नहीं पूछी जाती हैं जनरली, इसलिए आपको नहीं भी याद करना है। और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसको ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक। अब ग्रामिक कहाँ होगा भाई? नाम से ही स्पष्ट है, गांव में ही होगा। और इसके सदस्य, अब ग्राम सभा के सदस्य और महत्तर ऐसे जोड़ दीजिए। प्लीज़ पेन लेके बैठिए, किताब लेके बैठिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था आपके लिए, बहुत लोग बीच में छोड़ भी देते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पे अगर 1000 ही लोग देख रहे हैं और उनका ही सिलेक्शन होता है, मेरी बस इतनी ही तमन्ना है। फ्री में मिल रहा है तो ज्ञान ले लो, नहीं तो पैसा देने के बाद भी बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कोई भी क्वालिटी चीज़ नहीं मिल रही है हमें। पेड कोर्स में भी हमने किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको समझना चाहिए इसका इम्पोर्टेंस। ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई जो था वो कहलाता था पेठ। अगला है गुप्त साम्राज्य का गुप्त के दामोदरपुर तामपत में भूमि बिक्री, ये नहीं, आपको नहीं याद करना है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/6 भाग से 1/4 से 6 हुआ करता था। आपको ये भी नहीं पूछा जाएगा। अब मैं जो रटने वाली चीज़ें हैं उसके लिए मैं आपको नहीं कहूँगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। क्या है? रहट या घंटी यंत्र। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। अब इसको कैसे याद करोगे? गुप्त दिनार। दिनार का कैसा सिक्का था? गुप्त था, सीक्रेट था, गुप्त। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, आपको अच्छा लगता है तो ही लाइक करिएगा, अदरवाइज आप फ्री हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है और ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। याज्ञ जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनिम स्मृति में मिलता है। सबसे प्रथम कायस्थ जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में, लेकिन जाति मतलब एक कास्ट के रूप में ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपनी देवी देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पृथ्वी का पर पहले किसी के सती होने का अभिलेख भानुगुप्त का एरन अभिलेख। प्लीज़ इसको पूरा घेर दो, मैं बता रहा हूँ ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। मतलब भानुगुप्त ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, उसमें
उसने किसी औरत के सती होने का उल्लेख किया है। ओके। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति मतलब प्रोस्टिट्यूशन करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो थे वो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? झांसी का दशावतार मंदिर और गुप्त को लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये इन्होंने ही बनवाया है। ठीक है, इसलिए देखिए चीज़ों को हार्ड करके, ये देखो यार सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस किताब को पूरा याद करना अगर आपको आसान लगता है तो याद कर लो। दूसरा तरीका है कि अलग अलग ट्रिक से, अलग अलग निमोनिक से, कनेक्टिंग लिंक से, बात से, अच्छे अच्छे सेटिंग से इसको अगर याद कर लो ना, सबसे ईजी रहता है और मेरा भरोसा है आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखे। मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसको प्लीज़ इस किताब के खाली पन्ने पे सबसे ऊपर लिखिए, साइड में लिखिए, लेकिन नोट करिए ज़रूर। ठीक है, अब बात है कि क्या क्या इन्होंने बनाया था। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसे बनाया था गुप्तों ने। क्या बनाया था? गुप्तों ने अजंता मंदिर। गुफा चित्र 17 को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जीवन, महाविनिष्क्रमण। तो आपको देखिए अजंता में बौद्ध, शैव और बुद्ध शैव और हिंदू तीनों धर्म के पेंटिंग मिल जाते हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, लेकिन मेनली जो है वो बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। मिलेंगे तो सबके, लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म का ज़्यादा है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। तो आपने एक देखा अजंता की गुफा, दूसरा है बाघ की गुफा। ठीक है, और ये है ग्वालियर एमपी में, विंध्य पर्वत को काट के बनाई गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास था। आप लोग ये सोचते होंगे कालिदास किसके टाइम में थे? आपने क्या देखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही फाहयान आया था। ठीक है, अगर मैं बहुत फास्ट हो जाता हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं स्लो पढ़ाऊँगा, लेकिन चूंकि रिवीजन है तो दिमाग को एकदम चौकन्ने रखो और बोल रहो, आपका रिजल्ट होगा। मैं अभी कहता हूँ आप लोग कंटिन्यूटी बरकरार रखो, करंट अफेयर्स पूरा देखो। करंट अफेयर्स में मैं आपको पता नहीं है, मैं लगभग 200 से 300 फैक्ट्स जीएस के करंट अफेयर्स रिवीजन कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ उस करंट अफेयर्स में। तो देखने का पूरा लाभ उठाओ, अपने को रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तब क्लैरिटी आएगी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। एग्ज़ाम तो होगा, ये आप भूल जाओ कि एग्ज़ाम नहीं होगा, रिलैक्स रहना छोड़ो। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। अब आप यहाँ पे एक ट्रिक लिख लो इधर साइड में। चंद्रगुप्त द्वितीय में फाहयान था, कालिदास था और तीसरा था धन्वंतरी। आप कभी नहीं भूलोगे अगर साइड में लिखा रहेगा तो, रिवीजन करने में फटाक से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा का पंचतंत्र लिखा गया। ठीक है, पंचतंत्र, और इसके 5 भेद हैं, 5 भेद। अब कुछ मंदिर हैं जिसे बनाया गया, मैंने पहले ही बताया था कि आपको बॉक्स जो भी हैं उसको याद करना चाहिए। जैसे विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, पार्वती मंदिर है, दशावतार मंदिर है, ये कहाँ है आप देख के याद कर सकते हैं। एक बार आप देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने विद्वान लोग यहाँ क्यों थे? क्योंकि इसके टाइम में 9 रत्न रहते थे, 9 बहुत प्रसिद्ध 9 रत्न थे। उसमें आर्यभट्ट भी था। इसने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा और सूर्य सिद्धांतिका लिखा। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई, इससे ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था। और याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में ही आई। कई बार आपको पूछा गया है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्त, प्लीज़ याद करना आप लोग। प्रमुख विद्वान जो हैं धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, ये अंडरलाइन कर लो। घटकरपर भी थे इसमें, और कुछ और फैक्ट्स। हो सकता है कि आपकी बुक नहीं हो तो कुछ और चीज़ें उसमें एडिशनल दिया हो। और इंग्लिश का भी मैं वर्जन आपको दिखाऊंगा ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज किसे कहते हैं? तो अब ये ख़त्म होने वाला है चैप्टर, तो चलिए अब इंग्लिश में देखते हैं। मैं हिंदी वालों को भी कहता हूँ कि इंग्लिश देखो। देखो कितना ज़्यादा फैक्ट इसमें दिया है, डिटेल में दिया है, तो प्लीज़ घबराओ नहीं। गुप्ता पीरियड 319 AD टू 540 AD, ये AD की बात हो रही है। अब एनो डोमिनी, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। नेक्स्ट इन 4th century AD a new dynasty Guptas arose in Magad and established large kingdom over greater part of northern India.
इसको, लेकिन ये एज नॉट लार्ज एज मौर्याज था। दिस रूल लास्टेड फॉर मोर देन 200 ईयर्स। अब इसके गुप्त डायनेस्टी में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, आप यहाँ देख सकते हो, पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज गिवन हियर, सो यू शुड फोकस ऑन देम। इंग्लिश वाले प्लीज़ आपको घबराना नहीं है, आपको डबल रिवीजन एक ही वीडियो में मिल रहा है, आपके भी मैंने चर्चा कर रहा हूँ, तो घबराना नहीं है। अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक एविडेंस द फाउंडर ऑफ गुप्ता वाज अ पर्सन नेम गुप्त। इन्हें श्री गुप्त उसमें दिया था। उसके बाद घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। आपने वहाँ क्या देखा था? इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, कुमार देवी से शादी की, गुप्ता एरा को स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त प्रथम वाज एबल टू इस्टेब्लिश अथॉरिटी ओवर मगध। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी टाइप। फिर आते हैं समुद्रगुप्त। प्लीज़ घबराना नहीं, इंग्लिश वाले मैं सब कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं, जितने भी रेड लाइन में लिखे हुए हैं सब आपको रट्टा मारना। चंद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। द मोस्ट डिटेल एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज रीन इज प्रिजर्व्ड इन द प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। आपने वहाँ नहीं देखा होगा इस चीज़ को, प्रयाग प्रशस्ति आपने सिर्फ वहाँ देखा था कि हरिसेन जो था उनका दरबारी कवि था, लेकिन उसने क्या उपलब्धियाँ हैं ये आपने नहीं देखा। ये था प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति ही वॉज अ ग्रेट कनकरर, मतलब बहुत बड़ा विजेता था। इन द गंगेटिक वैली एंड सेंट्रल इंडिया समुद्रगुप्ता एनेक्स्ड द टेरिटरीज ऑफ डिफीटेड मोनार्क्स, but it in the south India he remained content and with victory alone and not annexed the territory। क्योंकि साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए उन्होंने उस इलाके को अपने राज्य में मिलाया नहीं। ये बहुत बार पूछा गया है। समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता था। किसके द्वारा? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये V.A. स्मिथ बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। अगर आप लोग आगे हिस्ट्री लोगे तो आपको इनके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, इनके बारे में पढ़ना है। द रिफरेंस टू हिज डोमिनियन ओवर जावा, सुमात्रा, मलाया आइलैंड इन द सी शोज द ही हैड अ नेवी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट जो आपको पॉइंट नोट करना है। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडिया पार्ट। नेक्स्ट है टाइटल, कविराज इसने रखा अपना टाइटल, परम भागवत रखा, अश्वमेध पराक्रमी रखा, विक्रम रखा, सर्वराज उच्छेत्र रखा, सर्वराज उच्छेत्ता दोनों रखा। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गरुड़ टाइप, धनुधारी टाइप, आर्चर टाइप, एक्स टाइप, अश्वमेध टाइप, व्याघ्रहंता टाइप, टाइगर किलिंग टाइप, वीणा वादन टाइप, लूट प्लेइंग टाइप। समुद्रगुप्त बाजा वैष्णवाइट। अकॉर्डिंग टू चाइनीज राइटर वेन सांग, मेघवर्णा किंग ऑफ श्रीलंका सेंट एन एम्बेसी टू समुद्रगुप्त। अब यहाँ चाइनीज राइटर आते हैं वांग हुई से, ये आपको नहीं याद करना है, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी है, ये साक्ष्य उन्होंने कहा कि इसमें जो मेघवर्मन श्रीलंका का राजा था, इसने समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक मोनास्ट्री बनवाने के लिए किसी राजदूत को भेजा था। किस काम के लिए? मोनास्ट्री बनवाने के लिए। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं। देखिए दोनों भाषा में पढ़ेंगे, आपको बहुत कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्ता, मतलब विशाख दत्त जिसने लिखा है, ये देवी चंद्रगुप्ता क्या है? ये एक बुक है। इट इज़ अ बुक written by Vishakha Datta. Samudragupta was succeeded by Ramgupta. It seems Ramgupta ruled for very short period. He was only a Gupta ruler to issue copper coins. रामगुप्त बहुत कम समय के लिए आता है, इसलिए इसका ध्यान नहीं देना है। रामगुप्ता वॉज ए कावर्ड एंड इम्पोर्टेंट किंग, मतलब वो बेकार एक तरीके का राजा था। उसने सरेंडर कर दिया और उसकी वाइफ जो थी ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी, वो एक शक इन्वेडर, मतलब शक जो हमला करने वाला था, उसके साथ वो सरेंडर कर देता है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय उसका यंगर ब्रदर है, इस राज्य को बचाता है और उस इनेमी को मार देता है और उसकी वाइफ से शादी भी कर लेता है, इसलिए रामगुप्त का नाम नहीं मिलता है। समझ गए आप कहानी? चंद्रगुप्त द्वितीय ऑल्सो सक्सेडेड इन किलिंग ऑफ रामगुप्त। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताना, आप लोग बोर तो नहीं होते हो? ये इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं सुनाता हूँ, इसीलिए यहाँ रामगुप्त और इनकी कहानी है कुछ ऐसी है कि रामगुप्त जो था वो बहुत अयोग्य शासक था। तो जब शकों का आक्रमण हुआ तो रामगुप्त ने अपने राज्य को दे दिया, शकों को सरेंडर कर दिया और अपनी वाइफ को भी प्रेजेंट किया। इस पे जो उसका छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने हमला किया और दुश्मन को मारा, उसकी हत्या की और उसकी वाइफ से शादी किया। तो आप समझ गए चंद्रगुप्त द्वितीय राजा कैसे बना, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ एम्पायर। उसके बाद इसने शादी किया, किससे किससे? ध्यान देखिए। He married कुबेर नाग of नाग डायनेस्टी and married his daughter प्रभावती गुप्ता with वकाटक प्रिंस रुद्रसेन द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर आगे पढ़ोगे तो ये पढ़ना होगा।
इसने विवाह किए। अब इसने विक्रम संवत चलाया अपना, ठीक है। टाइटल इसने क्या क्या लगाया, विक्रमादित्य नाम का टाइटल इसने लगवाया। एज द रिजल्ट ऑफ ओवरथ्रो ऑफ सका रूलर इन वेस्ट इंडिया द गुप्त एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू अरबियन सी एंड ही इशूड सिल्वर कॉइन्स इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर सका। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के जारी किए, तो देखिए इसने ही जारी किए थे। विक्रमादित्य उज्जैन सीम्स टू हैव बीन मेड द सेकेंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली नियर कुतुब मीनार, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन सेज दैट किंग डिफेटेड द कन्फेडरेसी ऑफ वंगाज एंड वाहिलकाज। मेहरौली में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये बताया था। जिन लोगों ने पहले के हिस्ट्री वीडियो नहीं देखे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज बैठिए और पूरा नाश्ता और खाना पीना खा के बैठिएगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो तो नहीं है, लेकिन आपको टाइम लगेगा 2 से 3 घंटे। सबको देखिए, रिवीजन करिए, बुक में टिक करिए और अपनी पढ़ाई करिए। एंट्रेंस निकालो यार, मुझे बहुत खुशी होगी। नवरत्ना 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, अब ये लिस्ट वहाँ नहीं दिया था। कालिदास थे, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघु संभवम। ड्रामा लिखा था मालविकाग्निमित्रम, विक्रमम ओवरसियम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अमर सिंह, इन्होंने लिखा है अमर सिंह कोश। धन्वंतरी ने लिखा है मेडिसिन, आप जानते हैं धन्वंतरी को। वराह मिहिर ने लिखा है पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक। वर रुचि ने लिखा है अष्टाध्यायी, कमेंट ऑन अष्टाध्यायी। घटकर्पण, छपनक, वेताल भट्ट और शंकु, इतने लोग 9 रत्न थे और इनके बाद 9 रत्न सीधे अकबर के दरबार में रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इट वॉज चंद्रगुप्त टाइम दैट द चाइनीज पिलग्रिम फायान, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। देवगुप्ता, देवराज, देवश्री, देखो बाकी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी सेम है। ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन दिनार कहा जाता था, ठीक है। अब आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को लगाया और स्थापित किया, सॉरी, और इन्होंने हूनों पे आक्रमण किया था। इनका टाइटल, ये सब चीज़ें जो मैं वहाँ बता दिया हूँ, बस उसका इंग्लिश वर्जन है, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ेंगे जरूर। स्कंदगुप्त जो था ये लास्ट ग्रेट रूलर था, इसने भी हूनों पे आक्रमण किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने हूनों पे आक्रमण किया, और उसमें अगर सबसे बेजोड़ तरीके से जीत हासिल हुई थी स्कंदगुप्त को, ठीक है। तो इन्हें एक अलग उपाधि दिया जाता है हूनों को हटाने के लिए। तो ऑप्शन में हो स्कंदगुप्त रहेगा तो वही राइट आंसर होगा। द कंटिन्यूअस अटैक ऑफ हुन्स वीकेंड द एम्पायर एंड रिवर्सली अफेक्टेड इस इकोनॉमी। टाइटल इसने जो रखा है ये नहीं पूछा जाता है। हूनों के बारे में आपको आराम से मिल जाएगा। हून एक तरीके से बाहरी जाति थे। उसके बाद वकाटका की यहाँ बात आती है। कुल मिला के गुप्त साम्राज्य वहाँ भी खत्म होता था हिंदी में, यहाँ भी खत्म होता है। इसके बाद की वीडियो जल्द आएगी, घबराना नहीं है आपको। और वीडियो पर देखते रहिए, करंट अफेयर्स भी देखिए, सब कुछ देखिए, किसी भी दिन करंट अफेयर्स मिस ना करो, क्योंकि इससे आपका लॉस हो रहा है। और करंट अफेयर्स की क्लास अब जल्द खत्म भी होगी, तो परेशान नहीं होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।